नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे करप्शन से संबंधित। उसके बाद आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप। तीसरे नंबर पे सेक्स एजुकेशन। चौथे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपको बताया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कुछ दूसरे बदलाव जो रिकमेंड किए हैं वो भी हम जानेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल करप्शन से संबंधित है और आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये वो बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में गवर्नमेंट में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में सीवीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार पिछले साल सीवीसी को टोटल कंप्लेंट्स हासिल हुई 1,15,203 और इसमें से देखो 85,437 जो कंप्लेंट्स है ना, उनको तो डिस्पोज कर दिया गया, मतलब उन पे जांच शुरू हुई और एक्शन लिया गया। बट देखो बची हुई जो कंप्लेंट्स है ना 29,766, ये तो अभी भी पेंडिंग है। और इसमें से 22,034 कंप्लेंट्स तो ऐसी हैं जो पिछले 3 महीने से ज्यादा से पेंडिंग है। सीवीसी को ना सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हासिल हुई यूनियन होम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट। दूसरे नंबर पे रेलवेज के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके अगेंस्ट सीवीसी को सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हासिल हुई। और तीसरे नंबर पे बैंक्स के एम्प्लॉइज के अगेंस्ट। देखो यूएन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट करप्शन के अनुसार करप्शन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, अगर आपको आंसर में लिखना हो, कि जब कोई पर्सन प्राइवेट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में अपनी पावर का इस्तेमाल करता है पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए, तो वो करप्शन है। जैसे महेश एक बिजली डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, अब उसे ना नए मीटर के कनेक्शन किसको देना है उस फाइल पे साइन करना होता है। कायदे से महेश का ये काम है, लेकिन महेश इसके लिए ना रिश्वत की डिमांड कर लेता है, पैसे मांग लेता है कि मैं आपका काम तभी करूंगा, फाइल पे साइन तभी करूंगा जब आप मुझे पैसे दोगे। तो मतलब महेश के पास जो पावर है ना, उसका महेश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पैसे लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये करप्शन है। करप्शन देखो अलग अलग तरह का होता है, जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, ब्राइबरी। इन सब के बारे में एक एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे देखो रीटा है, रीटा डीएम है। रीटा ने हाल ही में जिस जिले की वो डीएम है ना, उसका जो मेन शहर है वहां का मास्टर प्लान चेंज कर दिया और चेंज हुए मास्टर प्लान के अनुसार एक साइट है ए, वहां पे मॉल बनाने की इजाजत दे दी, जबकि देखो वो साइट उनके पति की थी। तो ये क्या हुआ? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रीटा ने जो किया, इस साइट पे मॉल बनाया जा सकता है, मास्टर प्लान में चेंज कर दिया गया, जबकि वो साइट जो है उसके पति की थी। नेक्स्ट है एम्बेजलमेंट। इसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सरकार के खजाने की देखरेख करने की, वही उस खजाने से पैसे चुरा लेता है। वही जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सरकार के खजाने की देखरेख करने की, उस पैसे का इस्तेमाल करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो ये एम्बेजलमेंट है। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड तो देखो काफी तरह का होता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट बिल्डिंग बना रहा है, अब खर्चा आया बिल्डिंग को बनाने पर सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन उसने जानबूझ के जो इनवॉइस है ना वो रेज की 5 लाख की, बढ़ा चढ़ा के कॉस्ट बताई गई कि सीमेंट मैंने खरीदी 50,000 की, जबकि खरीदी सिर्फ 10,000 की थी। तो ये फ्रॉड है। नेक्स्ट है ब्राइबरी। ब्राइबरी का आपको पता है, रिश्वत मांग लेना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल करप्शन। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? ट्रांसफर करवाने के लिए पैसे मांग लेते हैं, छोटे से छोटे काम करवाने के लिए पैसे मांग लेते हैं, अधिकारियों को बोल देते हैं कि मेरा रिश्तेदार है इसका काम कर दीजिए। ये पॉलिटिकल करप्शन है। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब अपने रिश्तेदारों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट देने में जो अधिकारियों के या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के रिश्तेदार है ना, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, उनको तवज्जो देना। नेक्स्ट है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन मतलब जैसे कई बार पुलिस वाले करते हैं, सीधी धमकी दे देते हैं, अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं गलत केस रजिस्टर कर लूंगा तुम्हारे खिलाफ, तो पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। करप्शन देखो हमारे देश में ना हर जगह देखने को मिल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेके नरेगा, हर जगह आपको करप्शन देखने को मिलेगा। इस करप्शन ने देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
करप्शन का एक इंडेक्स है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यूपीएससी ने इस पर प्री में क्वेश्चन भी पूछा था। इस इंडेक्स में इंडिया को कितना स्थान प्राप्त हुआ है? 85 आउट ऑफ 180। हमारे देश में ब्राइबरी की रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में, यानी रिश्वत हमारे देश में सबसे ज़्यादा ली और दी जाती है। और देखो, जो ये पर्सनल लिंक्स वाला काम है ना, जिसको नॉर्मल मानते हैं आज के समय में, यार मुझे ये काम करवाना है, तुम्हारा कोई जानकार है क्या? ये जो कॉमन हो गया है, ये तो मतलब मुझे यार लाइसेंस बनवाना है, तुम्हारा कोई जानकार है? मुझे यार अपना ये सर्टिफिकेट बनवाना है, क्या तुम्हारा इस डिपार्टमेंट में कोई जानकार है? ये पर्सनल लिंक्स का इस्तेमाल हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों है हमारे देश में इतने ज़्यादा करप्शन? सबसे पहले लिगेसी इश्यूज। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर राज किया था, तो उस समय तो आपको पता है ये अंग्रेज अधिकारी भारत में आए थे। इनका मकसद ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। हर नॉर्मल से नॉर्मल काम करने के लिए ये पैसा लेते थे। उनका मेन मकसद यही होता था, बस कैसे ना कैसे करके पैसा कमाना है। हालांकि देखो, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं, बात कड़वी है लेकिन मैं बता देता हूं ताकि आपको कम से कम नॉलेज तो होनी चाहिए। कॉर्नोवालिस जो है ना, जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इरा के दौरान, इन्होंने ना एक बार एक बात बोली थी। इन्होंने कहा था कि हर एक हिंदुस्तानी जो है ना वो करप्ट है, मौका मिलने की बात है। इन्होंने ये बात बोली थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि करप्शन इंडिया में ब्रिटिश इरा से नहीं आया, उससे भी पहले का है करप्शन इंडिया में, भ्रष्टाचार इंडिया में। नेक्स्ट है वीक इंस्टीट्यूशंस एंड लॉ। जुडिशरी, पुलिस, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ये सब ना इनइफेक्टिव हैं करप्शन को एड्रेस करने में। ये खुद कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। जुडिशरी में खुद इतना ज़्यादा करप्शन चलता है, और इवन जिन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट केस जाते हैं ना जुडिशरी के पास में, वो ऑफिशियल्स बहुत मुश्किल से कन्विक्ट हो पाते हैं। वो भी पैसे दे देते हैं और छूट जाते हैं। सब पैसा खिला देते हैं। जैसे कोई ऑफिशियल है करप्शन में पकड़ा गया, तो जिन्होंने पकड़ा है उनको पैसा खिलाया जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया तो वहां पे भी पैसा खिलाया जाएगा। जज बल्कि और ज़्यादा मांग लेते हैं, अच्छा तुम्हारा कन्विक्शन हुआ है, तुमने तो बहुत पैसा कमाया होगा, तुम इतने पैसे दो मुझे। ऐसा होता है। उनको तो मतलब बकरा मिल जाता है। और हमारे देश में ना, जैसे आर्टिकल 311 यानी आर्टिकल 311 ये कहता है सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है ना तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो कानून वीक है। हाई डिमांड एंड लो सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश में ना पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, रिसोर्स कम है, रिसोर्स के लिए ना मारामारी है। इस वजह से भी ना करप्शन होता है। अब जैसे जॉब्स हैं, जॉब्स पाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, जॉब्स इतनी कम है, तो रिसोर्स इतने कम हैं, लोग ना फिर पैसे देके बैकडोर से फिर वो रिसोर्स हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। करप्शन का एक रीज़न ये भी है, ब्यूरोक्रेट्स करप्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर इतने ज़्यादा खराब हैं, वो कोई ना कोई बहाना मार के पैसे मांग लेते हैं। अगर देखो ट्रांसपेरेंसी हो, रूल्स बिल्कुल क्लियर हो, तो उनके पास ना डिस्क्रिशन कम से कम हो फाइल रिजेक्ट करने की। लेकिन इतने परमिट लेने पड़ते हैं कई बार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वैसे सरकार ने अच्छा काम किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्थान भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो ये इंडेक्स पब्लिश भी नहीं हुआ है। लेकिन बावजूद इसके ना अभी भी किसी चीज़ की परमिशन प्राप्त करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कम्बरसम है, और इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है कि ब्यूरोक्रेट मौका ढूंढ लेते हैं पैसे मांगने का, फाइल रिजेक्ट करने का। लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। सरकार में बैठे लोग करप्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम होती है, और इसी के लिए आरटीआई आया था, बट आरटीआई का ठीक ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी ना, उतना करप्शन नहीं कर सकेंगे ऑफिशियल्स। जैसे देखो, मान लीजिए पूरी ट्रांसपेरेंसी है, रिक्रूटमेंट करनी है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या फिर पॉलिटिकल लीडर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा, सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं पता जनता को क्या हो रहा है, तो फिर कुछ भी करें ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल लीडर्स, जनता को तो पता ही नहीं लगता, सारी प्रोसेस ही ओपेक है, इंफॉर्मेशन ही नहीं सामने आती। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन इन सम एरियाज। हमारे देश में ना ये जो एटीट्यूड है ना चलता है, ये तो कॉमन है, ये तो होता ही है। मतलब 32% इंडियंस ये विश्वास करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
2019-20 का ये डेटा है। कुछ एरियाज में जैसे बिहार में, झारखंड में अच्छी खासी संख्या में हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको रिश्वत देनी पड़ी बेसिक सर्विसेज हासिल करने के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर। इंपैक्ट क्या होता है करप्शन का, ये तो देखो आसानी से आप लिख सकते हो। इकोनॉमिक लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब सरकार इतना पैसा खर्चा करती है स्कीम्स पर, वो ढंग से बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच पाता। और देखो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट लटक जाते हैं रिश्वत मांगने के कारण। कुछ इन्वेस्टर्स तो आते ही नहीं है। अगला पॉइंट मतलब है ये कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स भारत में आते नहीं हैं करप्शन की वजह से। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता का जो विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है। करप्शन इलेक्टोरल प्रोसेसेस को भी प्रभावित करता है। सोशल कॉस्ट क्या होता है, अब देखो वैसे सरकार इतनी सारी स्कीम्स चलाती है जनता के लिए, अब जनता करप्शन के कारण उन्हें हासिल ही नहीं कर सकी, एक्सेस ही नहीं कर सकी। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम में करप्शन की खबरें आई, तो फिर ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर उनका विकास नहीं होगा और वो फिर से पिछड़ जाएंगे, गरीब के गरीब रह जाएंगे। फिर इसके बाद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि स्कीम्स तो उन्हीं के लिए चलती हैं ना। ये तो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो करप्शन से देश को क्या नुकसान होता है। नेक्स्ट, ये सारे कानून हैं जो करप्शन को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़िए ध्यान से। क्या करना चाहिए करप्शन को रोकने के लिए, जो लीगल फ्रेमवर्क और संस्थान है उन्हें मजबूत करो। अभी देखो कानून है तो सही, लेकिन उनको बाईपास कर लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स। सजा बहुत कम लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स को हो पाती है। तो पॉइंट ये है, करप्शन को रोकने के लिए कानून आप अपडेट करो, मॉडर्न इरा के हिसाब से सख्त करो कानून, और इनको जुडिशरी को, पुलिस को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, इन सबको एम्पावर करो ताकि ये काम अपना ठीक से कर सकें। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी लेके आओ सिस्टम में। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लेके आओगे उतना ही करप्शन आपका कम होगा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल है, देखो सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे गांव में मिड डे मील स्कीम चलती है। अब मिड डे मील स्कीम चलती है ना, बच्चों को खाना मिलता है, तो उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ना, वो स्कूल का रिकॉर्ड देखते हैं, कितने बच्चे हैं, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं खाना बन रहा है सिर्फ 15-20 बच्चों के लिए, और वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह हैं, स्कूल का प्रशासन है, वो रजिस्टर में ये दिखा रहा है कि 250 बच्चों का खाना हम बना रहे हैं और बाकी पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो मतलब स्कीम के जो बेनिफिशियरी है ना, खुद वो स्कीम के रिकॉर्ड को, इंप्लीमेंटेशन के रिकॉर्ड को मॉनिटर करते हैं, क्या स्कीम वास्तव में ऐसे ही इंप्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को आप सिंप्लीफाई करो, ब्यूरोक्रेट को कम से कम डिस्क्रिशन दो ताकि उनके पास मौका ही ना रहे रिश्वत मांगने का, करप्शन करने का। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होना चाहिए। एथिक्स और इंटीग्रिटी को मजबूत करो। अब इसके लिए देखो लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती तो फिर लबासना से बाहर निकलते ही कई बार तो ऐसी खबरें आती हैं कि अभी तो ट्रेनिंग खत्म हुई है, उसके तुरंत बाद ऑफिशियल रिश्वत लेते पकड़ा गया IAS IPS। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में लैग है। कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल स्टैंडर्ड तो हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के, इनको भी काफी समय से अपडेट नहीं किया गया है, इनको भी अपडेट करो, इनकलकेट करो ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिकल लीडर्स में एथिक्स और इंटीग्रिटी। सबसे लास्ट में इनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब देखो काफी तरह का करप्शन ऐसा होता है जिसमें पड़ोसी देशों का साथ चाहिए रोकने के लिए, जैसे बॉर्डर पे करप्शन होता है, तो ऐसे मामलों में पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कोऑपरेट करो। और कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरपोल वगैरह, तो उनका भी ज़्यादा अच्छे से साथ लो। सबसे लास्ट सजेशन ये है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसको रेटिफाई करो और इसको इंप्लीमेंट करो। अभी तक इंडिया ने इसको रेटिफाई और इंप्लीमेंट नहीं किया है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और ग्रीस के बीच में रिलेशनशिप से संबंधित है। IR का ये आर्टिकल है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ना ग्रीस की लोकेशन देख लीजिए। यहां पर है ये ग्रीस, छोटा सा देश। अलेक्जेंडर ने भारत पे जो इन्वेजन किया था ना, अलेक्जेंडर यहीं से आए थे। अभी कंटेस्ट ये है,
साउथ अफ्रीका में ना ब्रिक्स का समिट अटेंड करने के बाद वापस इंडिया आते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की यात्रा पर भी गए। देखो ये चौंकाने वाली बात इसलिए है, 1983 के बाद दोनों देशों के प्रीमियर्स ने, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर्स ने एक दूसरे देश में विजिट नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी की ये ग्रीस विजिट जो है 40 सालों में पहली हाई प्रोफाइल विजिट है ग्रीस और इंडिया के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बोली अपनी ग्रीस यात्रा के दौरान, बेशक 40 सालों में आपस में दोनों देशों का कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश में नहीं गया हो, लेकिन बावजूद इसके जो गर्माहट है ना रिश्तों में, वो खत्म नहीं हुई है। देखो ये तो बोलने वाली बातें हैं, अदरवाइज तो ग्रीस के जो आसपास के देश हैं, फ्रांस, स्पेन, इटली, साइप्रस, इनके साथ हमारे देश के रिश्ते ज़्यादा मजबूत हुए हैं, ग्रीस के साथ उतने नहीं हो पाए। लेकिन इस विजिट के दौरान काफ़ी सारी बातों पर सहमति बनी, जैसे कि देखो इंडिया और ग्रीस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टाब्लिश होगी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में आपस में डायलॉग मैकेनिज्म इस्टाब्लिश होगा, मतलब रेगुलरली दोनों देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो बात करते रहेंगे। इसके अलावा स्किल्ड माइग्रेशन आसानी से मूव कर सके इंडिया से ग्रीस में और ग्रीस से इंडिया में, इसके लिए सहमति बनी। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके जो नेगोशिएशन चल रही है ना, उसको लेके दोनों देश कोऑपरेट करेंगे आपस में, और दोनों देश आपस में इस चीज़ को लेके भी कोऑपरेट करेंगे कनेक्टिविटी ईजी हो सके इंडिया और ग्रीस के बीच में। अभी कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है, आना जाना काफ़ी मुश्किल है। तो राइटर ये बोलते हैं, चूंकि देखो पिछले 40 सालों में कोई हाई प्रोफाइल विजिट हुई नहीं, रिश्ते उस लेवल पर अच्छे नहीं हो उसके, ट्रेड है $2 बिलियन का है, आमतौर पे टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से ग्रीस में, ट्रेड थोड़ा बहुत होता है और लेबर का माइग्रेशन होता है, इंडिया से लोग काम करने के लिए ग्रीस में जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो उसका। बट अभी मौका है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इंडिया देखो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है और ग्रीस यूरोप का गेटवे बनना चाहता है, तो दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, इंडिया में माल मैन्युफैक्चर हो, यूरोप में जाए ग्रीस के थ्रू। इसके अलावा देखो दोनों ऐसे देश हैं ग्रीस और इंडिया जिनको कॉलोनाइज किया गया था, तो ना बहुत सारा माल, बहुत सारे जो पुरानी कलाकृतियां हैं, आर्ट हैं, हेरिटेज हैं, उनको चुरा के ले जाया गया इंडिया से भी और ग्रीस से भी, जिनको अभी रखा गया है दूसरे देशों में म्यूजियम में। फॉर एग्जांपल इंडिया का काफ़ी आर्ट यूके के म्यूजियम्स में है। तो ना दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं कि पुरानी ये जो कलाकृतियां हैं, मूर्तियां इत्यादि हैं, उनको वापस अपने अपने देश में कैसे लाया जाए। इसके लिए दोनों मिलके यूनेस्को में इसके लिए कानून बना सकते हैं। और देखो अब दोनों देशों के रिश्तों में ना एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। क्या जियोपॉलिटिकल एंगल ये है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है आज के समय में ग्रीस में, और ग्रीस के ऊपर ना चाइना का बहुत ज़्यादा कर्ज है। ग्रीस की इकोनॉमी लंबे समय तक काफ़ी ख़राब रही थी, बहुत सारा लोन उन्होंने यूरोपियन यूनियन से लिया था, पिग्स कंट्री की कैटेगरी में आता था ग्रीस। बट अब ना ग्रीस अपने ऑप्शंस को ना डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ग्रीस चाहता है कि थोड़ा लोन हमें दूसरे देशों से भी मिल जाए तो हमारा काम चल जाए, एक ही देश के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहें। तो यहाँ पर इंडिया की जरूरत महसूस होती है ग्रीस को। उसके बाद अब देखो ग्रीस और टर्की की आपस में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक तो देखो जो एजियन सी है ना, एजियन सी में मैरीटाइम डिस्प्यूट है ग्रीस और टर्की के बीच में। दूसरा साइप्रस एक देश है यहाँ पे। अब साइप्रस का नॉर्दर्न हिस्सों में ना टर्की की प्रेजेंस है, टर्की का वहाँ पे आप कह सकते हो इनडायरेक्टली रूल है, और जो साउदर्न हिस्सा है ना उसको सपोर्ट किया जाता है ग्रीस के द्वारा, और ग्रीस विरोध करता है कि साइप्रस में टर्की को नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के कारण ना डिस्प्यूट है, लड़ाई है ग्रीस और टर्की के बीच में। तो वो बात है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। टर्की के साथ हमारी भी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि टर्की पाकिस्तान का साथ देता है, टर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कश्मीर इशू रेज करता है, तो हमारी भी नहीं बनती टर्की के साथ, और ग्रीस की भी नहीं बनती। तो ग्रीस और इंडिया के बीच में दोस्ती होना स्वाभाविक है। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं कोऑपरेशन के? देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके कोऑपरेशन हो सकता है। इंडिया का इतना लंबा कोस्ट है, 26/11 हमला हुआ था, कोस्ट से आए थे आतंकवादी, सी से आए थे, और ग्रीस भी मेडिटेरेनियन सी में है,
और यहाँ पर भी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके। चंद्रयान 3 अभी सफल हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वहीं थे उसके बाद, तो इसकी तारीफ की गई ग्रीस के प्रधानमंत्री के द्वारा और बोला कि बहुत बढ़िया साइन है रिलेशनशिप का ये। इंडिया जहां अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ग्रीस के बारे में कहा जाता है फर्स्ट डेमोक्रेसी है। दोनों डेमोक्रेसीज आपस में बढ़िया से कोऑपरेट कर सकती हैं, लेकिन इस बार 40 साल नहीं बीतने चाहिए अगली हाई प्रोफाइल विजिट के लिए। देखो, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स नहीं थे, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, वो भी इसी साइड के थे। ग्रीस और ग्रीस के आसपास के एरियाज में ना पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे। सिटी स्टेट मतलब एक ही शहर और उसके आसपास का एरिया मिला के देश, जैसे सिंगापुर है, ऐसे सिटी स्टेट हुआ करते थे ग्रीस और आसपास के एरियाज में। और प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इनका नाम आपने सुना होगा, ये ग्रीस से ही हुआ करते थे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेक्स एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इसी महीने की शुरुआत में ना काफ़ी बेकार खबर सामने आई। एक मैन और उसका माइनर सन दोनों को अरेस्ट किया गया एक 5 साल की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए, और ये बच्ची उन्हीं की रिश्तेदार थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कहता है पोक्सो के अंतर्गत 51,863 केसेस रिपोर्ट किए गए 2021 में। इसमें से 64% यानी 33,348 केस तो सेक्सुअल असोल्ट के थे। ये डेटा देखो, कुछ कुछ तो आपको याद रखना ही चाहिए। अगर इससे संबंधित मतलब पोक्सो से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, तो ये डेटा आपके पास में होना चाहिए। तो ये कंटेस्ट है। राइटर कहते हैं देखो, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार बच्चों को ना कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जाए, हर एक एस्पेक्ट से संबंधित, मतलब सेक्सुअलिटी का कोग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मतलब समाज में इसे कैसे लिया जाता है, बॉडी कैसे बिहेव करती है, बॉडी में कैसे चेंजेस आते हैं, क्या इमोशंस होते हैं, इसके बारे में सब कुछ बच्चों को सिखाया जाए, करिकुलम में ऐड किया जाए। बट देखो, सरकारों की जो अप्रोच रहती है ना, वो जैसे स्तुरमुर्ग जमीन के नीचे अपना सर दबा लेता है ना, वैसी अप्रोच रहती है। और सरकार सोचती है इस पे हम क्या ही एक्शन लेंगे, ये भारतीय वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। बट देखो, कुछ जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है ना, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हमारे समाज में ऐसी हैं जो पेट्रियार्की को प्रमोट करती हैं, जो हायरार्की को प्रमोट करती हैं, और इन वैल्यूज़ को प्रोपगेट किया जाता है मास मीडिया के द्वारा। जैसे मूवीज़ में आप वुमन की पोजीशन सबऑर्डिनेट दिखाई जाती है, काफ़ी बार मूवीज़ में आप देखते भी हो। इसे देखो, भारतीय वैल्यू के नाम पे हमेशा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखो, हमें हमारे कल्चर पे गर्व है, लेकिन कल्चर में अगर एक दो चीज़ें खराब हैं तो उस पर हमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर देखो कल्चर में हम थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे तो फिर तो सती प्रथा कभी खत्म ही नहीं होती। उस समय सती प्रथा को भी कल्चर के नाम पे जस्टिफाई किया गया था, समझ गए? इसके बाद राइटर कहते हैं जैसे देखो, बहुत सारे ऐसे केसेस कोर्ट में आ रहे हैं कि 17-18 साल की लड़की या लड़का इन्होंने कंसेंट के साथ सेक्स किया, लेकिन ये चीज़ अब पोक्सो के अगेंस्ट है। लड़के को कैद कर लिया गया और बाद में वो सज़ा काट के आया। ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं। तो जजेस के द्वारा ये डिमांड की जाने लगी कि कंसेंट के साथ जो रोमांटिक रिलेशनशिप चलती है, कंसेंट के साथ जो सेक्स होता है, उसके लिए मिनिमम एज जो अभी 18 है, इसे कम करके 16 कर दिया जाए। और बात देखें करें सेक्सुअल कंसेंट की, ये सेक्सुअल कंसेंट जो कंसेप्ट है ना, इसे हमारे देश में समझा नहीं जाता। और वैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है। हमारी भारत की लैंग्वेजेस में कंसेंट का कोई रीजनल मतलब है ही नहीं, मतलब कंसेंट के लिए कोई वोकैब है ही नहीं, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज का कंसेप्ट है। तो हमारे देश में जो लोग हैं इस कंसेप्ट को कैसे समझेंगे? क्या वो इस कंसेप्ट को जानते हैं? सेक्सुअल कंसेंट का क्या मतलब होता है? आपको याद होगा एक पिंक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें इस कंसेप्ट पे काफ़ी फोकस किया गया था। नो मतलब नो, पिंक मूवी, जिसमें ये कंसेप्ट था कि लड़की के पहले बॉयफ्रेंड थे, रात को लड़की पार्टी कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़की रात को पार्टी कर रही है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसने अपनी मर्जी से कपड़े पहन रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हो। उसने मना किया, उसने अपनी कंसेंट नहीं दी, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए था। इस कंसेप्ट पे थी ना पिंक मूवी। इसके बाद राइटर कहते हैं ये सेक्सुअलिटी की एजुकेशन ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को भी दी जाए।
यूएन पॉपुलेशन फंड के अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन ये हर एक ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल राइट है, ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, वेलबींग का ध्यान रख सके और अपनी डिग्निटी का ध्यान रख सके। करिकुलम में 5वीं क्लास से ही, मतलब 5वीं क्लास नहीं, 5वीं साल से ही ये जो चीज़ है बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, जब बच्चे की उम्र 5 साल है। वैसे 10 अगस्त को स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने केरला हाई कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि हम पोक्सो एक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे करिकुलम में ही 2024-25 से, यानी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उसी में पोक्सो के बारे में जानकारी होगी। राइटर कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि देखो जो जानकारी बच्चों को दी जाएगी ना, ऐसा ना हो सिर्फ कानून के बारे में जानकारी दी जाए, पूरी होलिस्टिक जानकारी होनी चाहिए सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में। यूनेस्को 2021 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इसमें यह कहा गया कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। कई बार ना टीचर्स को नहीं पता होता कि बच्चों को क्या सिखाना है, उनकी पेडागोजी में ये चीज़ लैक करती है, उनको पता ही नहीं है कि बच्चों से कैसे बात करनी है इस कंसेप्ट के बारे में। तो वो पूरी तरह से, जैसे रिप्रोडक्शन का चैप्टर आता है ना 10वीं क्लास में, उसको भी छुड़वा देते हैं। एक बढ़िया सी प्रैक्टिस बताते हैं राइटर, एक अच्छी केस स्टडी है। गवर्नमेंट एनजीओ अच्छे से पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस इशू पर। उड़ान एक स्कूल बेस्ड प्रोग्राम था, एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ ये प्रोग्राम था, जिसे लीड किया गया था स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा। बाद में ना इसे परमानेंट कर दिया गया, मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे ही अलग अलग जो प्रोग्राम है ना, एनजीओ और स्कूल मिलकर चला सकते हैं इस इशू से संबंधित, क्योंकि एनजीओ वाले तो एक्सपर्ट होंगे, टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है कैसे इस इशू के बारे में बात करनी है। एनजीओ वाले तो आसानी से बात कर सकते हैं बढ़िया ढंग से और बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि इस इशू पर एक्शन लिया जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सेक्सुअलिटी एजुकेशन से संबंधित। अब इसके बाद तो देखो नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से संबंधित है। कल मैंने आपको एक इशू बताया था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो ये आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पे आया है। और कल एक इशू मैंने आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होंगे। अब कुछ और इश्यूज भी हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में रिकमेंड किए गए हैं। देखो, जो 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे हैं ना, इनको 3 लैंग्वेज अब पढ़नी होगी। 3 लैंग्वेज, जिसमें से 2 तो लोकल लैंग्वेज होंगी। फॉर एग्जांपल, हरियाणा का स्कूल है, इसमें एक तो हिंदी होगी, एक कोई पंजाबी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल, कोई भी दूसरी लोकल लैंग्वेज हो सकती है, और तीसरी इंग्लिश। जब स्टूडेंट +1 +2 में एंटर कर जाएगा तो उसे 2 लैंग्वेजेस पढ़नी होगी, जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज हो सकती है और एक इंग्लिश हो सकती है। मतलब 2 में से एक इंडियन लैंग्वेज का होना जरूरी है। और 9वीं 10वीं बच्चे के लिए जो 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे, उनके लिए कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेजेस का होना जरूरी है। पहले 9वीं 10वीं बच्चों के लिए 2 लैंग्वेज उनको पढ़नी होती थी, और 11वीं 12वीं के लिए उनको सिर्फ 1 लैंग्वेज पढ़नी होती थी। तो मतलब एक लैंग्वेज ऐड कर दी गई है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नई रिकमेंडेशन के अनुसार। बोर्ड एग्जाम वाला पॉइंट आपको पता ही है, कल हमने डिस्कस किया था कि अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, और दोनों में जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो जुड़ जाएगा, मतलब वही काउंट होगा। एक चीज़ फिर ये रिकमेंड की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कि 10वीं से 12वीं क्लासेस के लिए ना अब नई बुक्स चाहिए जो 21st सेंचुरी के हिसाब से हों। मतलब ये सिग्नल है, एनसीईआरटीज़ अब नहीं बनेंगी, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने रिकमेंड कर दिया है। पुरानी जो एनसीईआरटीज़ हैं वो 21वीं शताब्दी के हिसाब से नहीं है। और एक चीज़ इन्होंने ये भी रिकमेंड की कि सिलेबस जो है ना वो यूनिफाइड होना चाहिए। जैसे 6ठी 7वीं 8वीं कई चैप्टर्स ना रिडंडेंट हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये रिकमेंड किया कि सिलेबस यूनिफिकेशन होना चाहिए। जो बच्चे ने 6ठी क्लास में पढ़ लिया वो 7वीं में ना पढ़े, जो 7वीं में पढ़ लिया वो 8वीं में ना पढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, पहले ना 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को ना, पहले 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे और एक और ऐड करने का ऑप्शन होता था। अब ना 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। एक सब्जेक्ट इंक्रीज कर दिया गया है। ये अच्छा पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट। देखो ना, एनसीएफ ने ना सब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ग्रुप 1 तो आपको पता ही है, लैंग्वेजेस। ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इसमें क्या है, ग्रुप 2 में ये सारे
सब्जेक्ट्स आ गए, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन। ग्रुप 3 में ये सारे सब्जेक्ट्स आ गए, साइंस, सोशल साइंस सच जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। और ग्रुप 4 में मैथमेटिक्स, साइंस और कंप्यूटेशनल स्किल्स यानी साइंस वाले सब्जेक्ट्स। तो 4 ग्रुप में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है एनसीएफ ने। पहला ग्रुप तो लैंग्वेजेस का था, वो आप अलग कर दीजिए। फिर ये वाला ग्रुप है फिजिकल एजुकेशन वाला, दूसरा ग्रुप सोशल साइंस वाला, तीसरा ग्रुप साइंस वाला। अब ना एक बढ़िया चीज ये की है जो मुझे अच्छी लगी। पहले क्या हुआ करता था, जिसको नॉन, ऐसे डिवाइड थी स्ट्रीम्स की, मैंने नॉन मेडिकल ली है, नॉन मेडिकल जो ली उसको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसने ली होगी। आर्ट्स ली है तो पता है सोशल साइंस ये ली होगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब। लेकिन अब ना फ्लेक्सिबिलिटी दी है बच्चों को कि आप ना, कोई जरूरी नहीं कि एक ही ग्रुप से सब्जेक्ट्स को आप चूज करोगे। जैसे कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेकंड ग्रुप से ही सब्जेक्ट चूज करोगे या फिर थर्ड ग्रुप से ही सब्जेक्ट चूज करोगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे बच्चे को ना 11वीं 12वीं क्लास का बच्चा है, उसे सब्जेक्ट चूज करना है। टोटल कितने सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं? 6। तो 6 में से ना 2 तो इंडियन लैंग्वेज वाले ग्रुप के हो गए, समझ गए। जैसे ले लिया बच्चे ने हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, इंग्लिश, जो भी हैं, 2 लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट लेने ही हैं फर्स्ट ग्रुप से। उसके बाद सब्जेक्ट बच गए 4। अब ना कोई भी बच्चा इन 3 ग्रुप्स में से ना ये 4 सब्जेक्ट चूज कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। बट एक कंडीशन ये है, ये 4 सब्जेक्ट कम से कम 2 ग्रुप्स में से जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने सारे ही एक ही ग्रुप में सभी सब्जेक्ट चूज कर लिए, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इसी ग्रुप में चारों के चारों सब्जेक्ट चूज कर लिए। नहीं, 3 ग्रुप्स में से 4 सब्जेक्ट बच्चा अपनी मर्जी से चूज कर सकता है, लेकिन ये सब्जेक्ट कम से कम 2 ग्रुप्स में से जरूर होने चाहिए, समझ गए। अब कोई मैथ भी ले सकता है और सोशल साइंस में कोई सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है अपनी मर्जी से, मतलब फिजिक्स भी ले सकता है, साथ के साथ ज्योग्राफी भी ले सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है अब बच्चों को। तो ये सारी जो पहले टर्म्स हुआ करती थी ना, आर्ट्स ली है, नॉन मेडिकल ली है, ये टर्म्स अब खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, क्लास 6 से लेके 8 के बीच में जो कंटेंट होगा ना, जो बच्चों को सिखाया जाएगा, 20% तो देखो होगा लोकल लेवल का कंटेंट, 30% होगा रीजनल लेवल का कंटेंट, 30% होगा नेशनल लेवल का कंटेंट और 20% होगा ग्लोबल लेवल का कंटेंट। तो होलिस्टिक एजुकेशन मिलेगी छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को। लोकल अपने स्टेट के बारे में जानने को मिलेगा, फिर जैसे साउथ का कोई राज्य है तो पूरे साउथ इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा, देश के लेवल पे जानने को मिलेगा, फिर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जानने को मिलेगा। कितनी कितनी वेटेज रहेगी वो बता दिया गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में देखो भारत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा साइंस में, वो सब पढ़ाया जाएगा। एंशियंट ईरा में जैसे मान लीजिए परफ्यूम बनाने की पद्धति थी तो वो सिखाई जाएगी, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर नहीं। इवन एंशियंट ईरा में टेक्नोलॉजी कैसी थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ये भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बताया। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला, बोर्ड एग्जाम से संबंधित जो प्रपोज चेंजेस है ना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, उनको आपको एनालाइज करना है और बच्चों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका वो भी डिस्कस करना है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो करप्शन से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर लिखिए। प्री का क्वेश्चन जो कल मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर बी है, 1 आउट ऑफ 3। पहली स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ये नीचे वाली गलत हैं। 3 में से एक स्टेटमेंट सही है। अब ये एक क्वेश्चन है, आज मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस के बारे में हमने डिस्कस किया, तो ग्रीस न्यूज़ में है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। मैप का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या है। वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। इसके बाद आज की एथिकल टर्म है फिड्यूसरी ड्यूटी। फिड्यूसरी ड्यूटी क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन है कि एक पार्टी को ना, फॉर एग्जांपल 2 पार्टी हैं ए और बी, एक पार्टी को दूसरी पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में एक्ट करना है, ये होती है फिड्यूसरी ड्यूटी। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे ना सिविल सर्वेंट की ये फिड्यूसरी ड्यूटी होती है कि उनको ना जनता के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है, जनता के इंटरेस्ट को हमेशा आगे रखना है एज कंपेरिजन टू अपने इंटरेस्ट। तो ये फिड्यूसरी ड्यूटी होती है कि आप सामने वाली पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करोगे। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने अपना डेटा दिया किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल अमेजोन को, तो ये अमेजोन कंपनी की फिड्यूसरी ड्यूटी है कि वो अपने कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगी, ऐसा नहीं उनको नुकसान पहुंचाने वाला काम करेगी। इसके बाद अब
कल जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे उनकी समरी जल्दी से देख लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट्स इन स्पेस मिशन, कंपैरिजन हमने किया था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही देश स्पेस मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाए, सभी नहीं। यूएसए को छोड़ के बाकी यूएसएसआर, चाइना, इंडिया ऐसे देश जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है मून पर, ये वो देश हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन देरी से आया, और यूएसए के कंपैरिजन में इन देशों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है। तो एक रीज़न ये हो सकता है पॉपुलेशन, लेकिन ऐसा नहीं, यूएई में तो पॉपुलेशन भी नहीं है, सिर्फ 90 लाख। उन्होंने भी मार्स में सफलतापूर्वक ऑर्बिट भेज दिया, सफलतापूर्वक अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो देखो एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है जिसमें क्या है कि तीनों मिलके काम करते हैं, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया मतलब यूनिवर्सिटी, तीनों मिलके काम करते हैं। स्टेट डोमिनेट नहीं करता है, स्टेट प्राइवेट सेक्टर को और यूनिवर्सिटीज़ को काम करने देता है। तो यहाँ पे ना सफलता के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन, क्या गरीबी है फिर भी ये स्पेस पे ध्यान देना जरूरी है? देखो ये क्वेश्चन सिर्फ डेवलपिंग कंट्री से क्यों पूछा जाता है, डेवलप कंट्री से क्यों नहीं, यूएसए जैसे देशों से क्यों नहीं? क्या वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं? और दूसरा, स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं मानवता की भलाई के लिए। नेक्स्ट, बर्ड की संख्या कम हो रही है। 4 रीजंस मेन हमने डिस्कस किए थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना उनका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। जैसे बारिश में वो बच्चे पैदा करते थे और गर्मियों में, सर्दियों में वो माइग्रेट कर जाते थे। अब मौसम ऊपर नीचे हो गए हैं तो उनका जो साइकिल है ना जीवन का, वो सारा बिगड़ गया है। अर्बनाइजेशन की वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है, शहरों में तो बहुत कम होती है। शोर शराबा, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब ज़्यादा है, उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। मोनोकल्चर, एक ही तरह की फसल बहुत बड़ी एरिया में उगाई जाती है, जैसे कॉफ़ी एस्टेट, टी एस्टेट, वहाँ पे पक्षी कम मिलते हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो टरबाइन वगैरह हैं उनसे पक्षी टकरा के मर जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन से टकरा के मर जाते हैं। क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करो, ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो, अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। हिमालयन ब्लंडर से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना 2016 में लॉन्च की गई। 12 मीटर की रोड लॉन्च करनी है, डबल लेन मतलब रोड स्टैब्लिश की जा रही है टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन पेड़ काटे गए हैं बहुत ज़्यादा, टॉप सोइल, फर्टाइल सोइल उसको नष्ट किया गया है, जंगलों को नष्ट किया गया है, वाइल्ड लाइफ को रिलोकेट किया गया है। सरकार ने काफ़ी रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई। वैसे 900 मीटर का ये प्रोजेक्ट, और 100 किलोमीटर से ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। लेकिन सरकार ने छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया, 100 किलोमीटर से कम के टुकड़ों में, ताकि अप्रूवल ना लेना पड़े। फिर देखो एक जोन है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये गंगा का वो एरिया है जो अभी तक थोड़ा अनटच्ड है। अब यहाँ पे आपको बदलाव करना है ना, तो आपको जोनल मास्टर प्लान में अपडेट करवाना पड़ेगा और डिटेल्ड एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में जो जोनल मास्टर प्लान है उसको चेंज कर दिया गया। राइटर कहते हैं ज़्यादा व्हीकल्स जाएंगे ऊपर पहाड़ों में तो ज़्यादा ब्लैक कार्बन रिलीज होगा, गंगोत्री ग्लेशियर पे ज़्यादा ब्लैक कार्बन जमा होगा तो सूर्य की किरणें ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी, ज़्यादा तेज़ी से ग्लेशियर पिघलेंगे और ज़्यादा तेज़ी से इन्वायरमेंट नष्ट होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।